अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए साथियों, यूजीसी नेट एंड जीआरएफ की प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर हुए हैं। आज ये प्रैक्टिस का पहला सेट है। आइए पहले सवाल पर आते हैं बिला ताख़ीर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला सवाल है, कसीदा तज़हीक रोज़गार का दूसरा नाम क्या है? तो कसीदा तज़हीक रोज़गार का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। कसीदा तज़हीक रोज़गार का दूसरा नाम है दर हिजवे अस्ब, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कसीदा तज़हीक रोज़गार किसका है, यानी इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कसीदा तज़हीक रोज़गार तहरीर किया है। अगला सवाल है, मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर हिजविया कसीदा है, यानी कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दर हिजवे अस्ब है, दूसरा है दर मदह बहादुर शाह ज़फ़र, तीसरा है मदह खैरुल मुरसलीन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कसीदा दर हिजवे अस्ब या कसीदा तज़हीक रोज़गार, ये दोनों एक ही किताब के नाम हैं। अगला सवाल है, कसीदा तज़हीक रोज़गार में किस शहर की बदहाली का ज़िक्र है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। तो दोस्तों, कसीदा तज़हीक रोज़गार में दिल्ली की बदहाली का ज़िक्र मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कसीदा तज़हीक रोज़गार में किसको मरकज़ी किरदार बनाया गया है? गधे को, कुत्ते को, घोड़े को। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी घोड़े को मरकज़ी किरदार बनाया गया है, क्योंकि इसका नाम ही है दर हिजवे अस्ब, यानी घोड़े की मज़म्मत के बयान में यह कसीदा लिखा गया है। अगला सवाल है, कसीदा मदह खैरुल मुरसलीन किसका है? मदह खैरुल मुरसलीन नामी कसीदा किसने तसनीफ़ किया है? पहला ऑप्शन है मोहसिन काकोरवी, दूसरा है मोहम्मद रफ़ी सौदा और तीसरा है इब्राहिम ज़ौक़। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मोहसिन काकोरवी ने कसीदा मदह खैरुल मुरसलीन लिखा है। अगला सवाल है, मसनवी सिहरुल बयान किसकी मशहूर मसनवी है? तो दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर सवाल है और बहुत ही आसान सा जवाब है। इसके तख्लीक़कार हैं ऑप्शन नंबर 3, यानी मीर हसन। अगला सवाल है, दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मसनवी गुलज़ार नसीम। अगला सवाल है, बकावली किस मसनवी का किरदार है? यानी सवाल नंबर 9 का जवाब आपको मुंतखब करना है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मसनवी गुलज़ार नसीम, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नजमुन्निसा किस मसनवी का मुतहर्रिक किरदार है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो होगा मीर हसन की मसनवी, मसनवी सिहरुल बयान, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? यानी सवाल नंबर 11 का आपको जवाब देना है। तो बेनज़ीर, नजमुन्निसा, ये सब किरदार हैं मसनवी सिहरुल बयान के। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जब क़ता की मसाफ़त किसका मशहूर मरसिया है? दबीर का, मीर खलीक़ का, मीर अनीस का। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मीर अनीस का। किसका? मीर अनीस का। अगला सवाल है, हुर की शहादत किस किस्म का मरसिया है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ये करबलाई मरसिया है। अगला सवाल है, मरसिया गालिब का मरसिया निगार कौन है? यानी मरसिया गालिब किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मरसिया गालिब लिखा है। अगला सवाल है, रुबाई में कितने अशार होते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 4। रुबाई रबउन से मुश्तक़ है, जिसके माना 4 के होते हैं। रुबाई में कुल 4 अशार
होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है लफ्ज़ कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लफ्ज़ कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है लफ्ज़ कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है, यानी किससे ये माखूज़ है, किससे बना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है लफ्ज़ क़स्द से निकला है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। क़स्द के माना है इरादा करना, क्योंकि कसीदे में किसी की मदह या मज़म्मत का इरादा किया जाता है, इसलिए कसीदा को कसीदा कहा जाता है। अगला सवाल है किसी शख्स की तारीफ़ किस सिनफ़ सुखन का मौजू है। तो किसी शख्स की तारीफ़ या कसीदा का मौजू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है मतला इनमें किस सिनफ़ शायरी का जुज़्व है, यानी कसीदा रुबाई मरसिया में से किसके अंदर मतला का होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कसीदा के अंदर मतला पाया जाता है। अगला सवाल है खिताबिया और तमहीदिया किस सिनफ़ शायरी की किस्में हैं। तो आपको पता होना चाहिए कसीदा 2 किस्म के होते हैं, खिताबिया और तमहीदिया। अगला इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है मदहिया कसीदा से मुराद वो कसीदा है जिसमें बराह रास्त मदह या मज़म्मत से शुरू होती है, जिसमें मदह नहीं होती है, जिसमें मज़म्मत होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें मदह होती है। यहाँ नहीं हो गया, इसको आप काट दीजिए, यानी जिसमें मदह होती है उसको मदहिया कसीदा कहा जाता है। अगला सवाल है तशबीब किस सिनफ़ शायरी का जुज़्व है, यानी तशबीब किस सिनफ़ शायरी में पाया जाता है। तो तशबीब कसीदे के अंदर पाया जाता है, जो उसका पहला जुज़्व होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है नात का शुमार किस सिनफ़ शायरी से है, यानी अब सवाल नंबर 23 का आपको जवाब देना है, नात का शुमार किस सिनफ़ शायरी से है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हम सवालात को थोड़ा सा जल्दी से हल करेंगे, क्योंकि सवाल की तादाद ज़्यादा है, यानी कुल 100 सवाल हल करने हैं। अगला सवाल है तशबीब में किस चीज़ का ज़िक्र होता है, जो कसीदे का हिस्सा है उसमें किस चीज़ का ज़िक्र होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है तमहीदी अशार, यानी तशबीब में तमहीदी अशार पाए जाते हैं और उसी से कसीदे को शुरू किया जाता है। अगला सवाल है गुरेज़ किस सिनफ़ शायरी का जुज़्व है। तो तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ और अर्ज़ मुद्दा ये सब कसीदे के अज्ज़ा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार खाली जगह है को माना जाता है। तो आप जानते होंगे कि उर्दू में कसीदा निगारी के मैदान में सबसे अहम नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है उनमें कौन बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर थे। तो आपको पता होना चाहिए कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर गुज़रे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से नक्श पा को घटाते हैं वो उधार, ये शेर किस कसीदे का हिस्सा है। तो सवाल नंबर 28 का जवाब आप मुंतखब कर लीजिए। चलिए ये शेर है कसीदा तज़हीक रोज़गार या दर हिजवे अस्प का, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, ये शेर किस कसीदे का हिस्सा है। तो दोस्तों ये कसीदे का हिस्सा है, आपको मुंतखब करना है, यानी सवाल नंबर 29 का जवाब आपको देना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मदह खैरुल मुरसलीन का ये हिस्सा है, जिसको लिखा है मोहसिन काकोरवी ने। अगला सवाल है सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, ये अशार किस की मिसाल है, तशबीब की, दुआ की, गुरेज़ की। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी ये तशबीब की मिसाल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला सवाल है मसनवी के लुग़वी माना क्या हैं। तो दोस्तों मसनवी सनियों से माखूज़ है जिसके माना है दो दो करना। तो मसनवी के लुग़वी माना है दो दो किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला सवाल है मंजूम दास्तान किस सिनफ़ शायरी को तसव्वुर किया जाता है। तो दोस्तों मसनवी को मंजूम दास्तान शुमार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है माफ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर किस सिनफ़ शायरी की खसूसियत है। तो माफ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर जो है ये मसनवी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है शायरी में सबसे क़दीम सिनफ़ किसे तसव्वुर किया जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कसीदा को शायरी में सबसे पुरानी सिनफ़ माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कुतुब मुश्तरी किसकी मशहूर मसनवी है, यानी सवाल नंबर 35 का जवाब आपको देना है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि ये कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की मशहूर तसानीफ़ में से एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। फूलेबन किसकी मसनवी है। तो दोस्तों ये मसनवी है इब्न नशाती की, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है सेहरुल बयान का माना क्या है। तो दोस्तों सेहर के माने होते हैं जादू, बयान का माना होता है किसी चीज़ को बयान करना, अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करना, यानी अभिव्यक्त करना जो आपके अंदर चीज़ें हैं। तो सेहरुल बयान का माना होगा जादू बयानी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। मसनवी के ज़वाल का सबब खाली जगह है माना जाता है, किसको माना जाता है। तो दोस्तों दरबारों के उजड़ने को मसनवी के ज़वाल का सबब माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माहरूख किस मसनवी का किरदार है। तो दोस्तों ये माहरूख जो है ये मसनवी सेहरुल बयान का किरदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है बदन मुनीर किस मसनवी का किरदार है। तो माहरूख, बदर मुनीर ये सब मसनवी सेहरुल बयान के किरदार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है। तो दोस्तों ताजुल मलूक ये पंडित दयाशंकर नसीम की जो मसनवी है गुलजार नसीम उसका किरदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है गुल का अलम चमन चमन है यूँ बुलबुल खामा नारज़न है, ये किसका शेर है। कुतुब मुश्तरी का, फूलेबन का या गुलजार नसीम का। तो दोस्तों गुल का आलम चमन चमन है ये जो है हिस्सा है गुलजार नसीम का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। लफ्ज़ मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है। तो लफ्ज़ मरसिया रसाउन से निकला है जिसके माना है रोना, आहो, बुका करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है जिन मरसियों में हज़रत इमाम हुसैन और उनके असहाब यानी उनके दोस्तों और अइज़्ज़ा यानी रिश्तेदारों की शहादत का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसको करबलाई मरसिया कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मरसिया को मुसद्दस के फ़ार्म में लिखने का रिवाज किसने शुरू किया। तो मरसिया को मुसद्दस की जो हैत अता की है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अता की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। सरापा किस सिनफ़ शायरी का जुज़्व है। तो दोस्तों ये मरसिया का जुज़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है शहादत किस सिनफ़ शायरी का जुज़्व है, यानी सवाल नंबर 47 आपको बताना है कि शहादत किस सिनफ़ शायरी का जुज़्व है। तो दोस्तों ये मरसिया का जुज़ होता है क्योंकि मरसिया के अंदर सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, बैन, शहादत वग़ैरह इसके अज्ज़ा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है अब शफ़क़त इमाम हिजाज़ी का वक्त है, आका यही ग़ुलाम नवाज़ी का वक्त है, ये शेर किस से लिया गया है। क़सीदा दर हिजव अस्फ़ से, मसनवी सेहरुल बयान से या मसनवी हज़रत हुर की शहादत से। तो सवाल नंबर 48 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मरसिया हज़रत हुर की शहादत से लिया गया है। हाली का तहरीर शुदा मशहूर मरसिया है मरसिया गालिब, खाली जगह में इसको आपको भर देना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है बुलबुल हिंद मर गया है हाथ जिसकी थी बात बात में एक बात
اس میں بلبل ہند سے کون مراد ہے؟ تو دوستو اس میں بلبل ہند سے مراد آپشن نمبر 2 یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اگلا سوال ہے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، اس میں روشن دماغ اور چراغ سے کون مراد ہے؟ یعنی سوال نمبر 51 کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 2 یعنی مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے قدسی، صائب، اسیر، کلیم یہ سب کون ہیں؟ تو دوستو قدسی، صائب، اسیر، کلیم یہ سب فارسی شعراء گزرے ہیں، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے رباعی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ تو دوستو پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے رباعی کا یہ ہم قافیہ ہوتا ہے، تو آپشن نمبر 3 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے رباعی کے معنی کیا ہیں؟ تو دوستو رباعی کے معنی 4 ہیں جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے اردو کے کس شاعر نے بڑھتی ہوئی مغرب زدگی اور اس تہذیب کے خلاف رباعیہ کہی ہیں؟ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپ کا اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی نے جو ہے مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف آواز اٹھائی اور قوم ہندوستانی اقوام کو اس کی جو ہے برائیاں بتلائیں، اس لیے آپشن نمبر 3 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے امجد حیدرآبادی کا تعلق کس صنف شاعری سے زیادہ ہے؟ تو دوستو امجد حیدرآبادی نے رباعیاں کثرت سے لکھی ہیں، اس لیے آپشن نمبر 3 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے کس کی رباعیوں میں ہندوستانی تہذیب کی عکاسی زیادہ ہے؟ تو دوستو فراق گورکھپوری ایک ایسے شخص ہیں جن کی رباعیوں میں ہندوستانی تہذیب کی عکاسی بکثرت پائی جاتی ہے، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہو۔ اگلا سوال ہے اردو کے ایک اہم شاعر جس نے رباعیاں لکھی ہیں کون ہے؟ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہونے والا ہے وہ ہوگا امجد حیدرآبادی، یعنی آپشن نمبر 2 بالکل صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے وہ فارسی کے نامی شہسواروں کے عنان در عنان ہی نہیں گیا بلکہ اکثر میدانوں میں ان سے آگے نکل گیا ہے۔ تمام ہم عصر تذکرہ نگار اس رائے پر متفق ہیں کہ اردو قصیدہ نگاری کے میدان میں سودا کا ہم پلہ کوئی دوسرا شاعر نہیں۔ مذکورہ اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آب حیات مقدمہ شعر و شاعری، شعر العجم، عروض مسعود۔ تو دوستو یہ آب حیات سے ماخوذ ہے جس کو محمد حسین آزاد نے لکھا ہے، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے گرمی اور مزاج کی تیزی بجلی کا حکم رکھتی تھی اور اس لذت کے ساتھ کہ نہ کوئی انعام اسے بجھا سکتا تھا اور نہ کوئی خطرہ اسے دبا سکتا تھا۔ محمد حسین آزاد نے یہ بات کس کے متعلق کہی ہے؟ تو دوستو سوال نمبر 60 کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 4 یعنی مرزا محمد رفیع سودا کے متعلق یہ بات آب حیات میں محمد حسین آزاد نے کہہ رکھی ہے۔ اگلا سوال ہے اٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستاں سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ سودا نے یہ قصیدہ کس فارسی شاعر کے قصیدے کو سامنے رکھ کر لکھا ہے؟ تو دوستو عرفی اور انوری کے قصیدوں کو سامنے رکھ کر سودا نے یہ قصیدہ لکھا ہے، اس لیے آپشن نمبر 4 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ سودا نے مذکورہ قصیدہ میں کس فارسی شاعر کی نقل کی ہے؟ عرفی، انوری، خاقانی، کسی کی نہیں۔ تو دوستو سوال نمبر 62 کا جو جواب ہے وہ ہے عرفی و انوری جو ہے وہ ہے خاقانی، یعنی سوال نمبر 62 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 3 اور سوال نمبر 61 کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ ہے آپشن نمبر 1 یعنی عرفی۔ یہ عرفی و انوری جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے اس وقت تک اردو کے شاعر صرف 1-2 شعروں میں دل کا غبار نکالتے تھے، یہ طرز خاص کی جس سے ہجو ایک موٹا ٹہنا
इस बाग़ शायरी का हो गई, उन्हें सौदा की खूबियाँ हैं, उन्हीं सौदा की खूबियाँ हैं। हाकिम, जाहिल, फ़कीर, अमीर, नेक, बद, किसकी दाढ़ी उनके हाथ से, किसी की दाढ़ी उनके हाथ से नहीं बची। सौदा से मुताल्लिक़ ये राय किसकी है, यानी सवाल नंबर 63 का जवाब आपको देना है। तो दोस्तों ये इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सौदा के मुताल्लिक़ ये राय कायम की है। अगला सवाल है, तज़हीक रोज़गार सौदा ने किस फ़ारसी शायर की तक़लीद में लिखा है। तो दोस्तों सौदा ने अनवरी की तक़लीद में तज़हीक रोज़गार क़सीदा तहरीर किया है। अगला सवाल है, हकीकत यह है कि सौदा ने सिर्फ़ एक हिजवी या क़सीदा लिखा है और वह है तज़हीक रोज़गार। इस क़सीदे की बुनियाद पर उसे उर्दू का अनवरी कहा जा सकता है। इस क़सीदे का एक एक फ़िक़रा तंज़िया है। मज़कूरा राय किस नाक़िद की है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, यानी सवाल नंबर 65 का, वो होगा महमूद इलाही, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निकाल उस कुफ्र को दिल से कि अब वह वक्त आया है, बरहमन को सनम करता है तकलीफ़ मुसलमानी। इस शेर से क़सीदे का कौन सा जुज़्व शुरू होता है। तो सवाल नंबर 66 का जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी मदह। अगला सवाल है, रहे दीन मोहम्मद पैरवी में उसकी जोहों में, रहे खाके कदम से उनकी चश्मे अर्श नूरानी। मज़कूरा शेर से किसका आगाज़ होता है। गुरेज़, मदह, दुआ, हुस्न तलब। तो सवाल नंबर 67 का जो जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मदह। अगला सवाल है, हुआ जब कुफ्र साबित की ख़ास खूबी क्या है। तो दोस्तों हुआ जब कुफ्र साबित की ख़ास खूबी है तमसीली अंदाज़, यानी सवाल नंबर 68 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी क़सीदे में कुल कितने अशार हैं। तो दोस्तों इस क़सीदे में कुल 48 अशार हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, हुआ जब कुफ्र साबित में तशबीब के कितने अशार हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 70 का आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 70 में कुल 21 अशार हैं, यानी हुआ जब कुफ्र साबित में तशबीब के कुल 21 अशार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ये खलीक़ अंजुम की तसनीफ़ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई। तो दोस्तों ज़ौक़ की पैदाइश जो हुई वो हुई है 1788 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ज़ौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था, यानी ज़ौक़ के ख़ानदान के लोग क्या किया करते थे। तो सवाल नंबर 73 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी जराहत। जराहत उनका ख़ानदानी पेशा था। ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या था। तो दोस्तों सवाल नंबर 74 का जवाब आपको देना है। चलिए, ज़ौक़ के उस्ताद का नाम था शौक़, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब किस बादशाह ने दिया। तो दोस्तों ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब जो दिया वो अकबर शाह सानी ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सावन में दिया मह शव्वाल दिखाई, ये क़सीदा किसकी मदह में है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हिंद यूरोपी जो ख़ानदान है, यानी इंडो यूरोपियन ये जो ख़ानदान है दुनिया का सबसे बड़ा भाषाई ख़ानदान माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसना की कितनी शाखें हैं। तो सवाल नंबर 78 का आपको जवाब देना है। दोस्तों इसकी कुल 11 शाखें, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से निकली है। तो दोस्तों उर्दू ज़बान जो है हिंद आर्याई ख़ानदान से निकली है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। विनफ्रेड पी हेमन ने
तमाम ज़बानों को कितने ख़ानदान में तकसीम किया है। सवाल नंबर 80 का आपको जवाब देना है। दोस्तों, विल्फ्रेड पी हैमन ने तमाम ज़बानों को 7 ख़ानदानों में तकसीम किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, हिंद आर्याई आहद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो दोस्तों, हिंद आर्याई आहद को कुल 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। सवाल नंबर 82 का आपको जवाब देना है। तो दोस्तों, इसकी कुल 5 बोलियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अष्टाध्यायी किसकी तख्लीक है। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि ने लिखा है, यानी पाणिनि महोदय ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, शौरसेनी प्राकृत कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों, शौरसेनी प्राकृत जो है ये मथुरा में बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, उर्दू का जन्म किससे हुआ है। तो दोस्तों, उर्दू का जन्म जो हुआ है वो शौरसेनी प्राकृत से हुआ है। अगला सवाल, किस प्राकृत को मिसाली होने का दर्जा हासिल है। सवाल नंबर 86 का आपको जवाब देना है। तो दोस्तों, प्राकृत को मिसाली होने का जो दर्जा हासिल है वो महाराष्ट्री को हासिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अपभ्रंश के कवायद किसने तरतीब दिए। तो दोस्तों, अपभ्रंश के कवायद जो है वो हेमचंद जैन ने तरतीब दिए हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, खड़ी बोली की सबसे अहम खसूसियत क्या है और उसके अफ़ाल, अस्मा और ज़मायर किस पर ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 88 का जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी अलिफ। अगला सवाल है, इंसानी आवाज़ के साइंसी मुताले का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसके साइंसी मुताले का नाम है सौतियात, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ज़बान का ताल्लुक़ किससे है। तलफ़्फ़ुज़ कार से, नुक़्ते तलफ़्फ़ुज़ से, मक़ाम तलफ़्फ़ुज़ से, सौते तलफ़्फ़ुज़ से। तो दोस्तों, तलफ़्फ़ुज़ ज़बान का ताल्लुक़ है तलफ़्फ़ुज़ कार से, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। तवील मुसव्वितों की तादाद कितनी है, यानी लंबे जो है मुसव्वितें जो हैं जिन आवाज़ें निकाली जाती हैं उनकी तादाद कुल कितनी है। तो दोस्तों, इनकी जो कुल तादाद है वो है 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, खफ़ीफ़ मुसव्वितों की तादाद कितनी है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 है। खफ़ीफ़ मुसव्वितों की कुल तादाद 3 है। अगला सवाल है, वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में हवा को रोका जाता है उसको कहते हैं। तो दोस्तों, उसको मुसम्मता कहा जाता है। मुसम्मता का माना होते हैं खामोश किया हुआ, रोका हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, औ का शुमार किस मुसव्वता में होता है। अगले, पिछले, दोनों में या किसी में नहीं। तो सवाल नंबर 94 का आपको जवाब देना है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी पिछले में शुमार होता है। जिसमें किसी ज़बान की इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुताला किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिसमें किसी ज़बान की इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुताला किया जाता है उसे फ़ोनमियात कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। लफ्ज़ की साख्त का मुताला कहाँ पेश किया जाता है। तो दोस्तों, लफ्ज़ की साख्त का मुताला जो है सर्फ़ के अंदर पेश किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इश्तिक़ाक़ी अमल को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो दोस्तों, इश्तिक़ाक़ी अमल को कुल 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। इश्तिक़ाक़ी लाहिक़े और साबिक़े का ताल्लुक़ किससे है। सवाल नंबर 98 का जवाब आपको देना है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, खुदा की बस्ती में कितनी फसलें हैं। तो खुदा की बस्ती में कुल 11 फसलें, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नाविल खुदा की बस्ती में राजा, शामी और नौशा का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्त का, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ज़ौक़ को किस क़सीदे पर अकबर शाह सानी के खाक़ान हिंद का ख़िताब
دیا تھا۔ تو دوستو اس کا جو جواب ہے وہ ہے جب کہ سلطان و اسد میر کا ٹھہرا مسکن، اس قصیدے پر جو ہے اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کہا تھا۔ اگلا سوال ہے بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب کس وجہ سے دیا تھا؟ تو دوستو تخت نشینی کے موقع پر انہوں نے قصیدہ تحریت لکھا تھا، اس لیے بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے ذوق پہلے قصیدہ نگار ہیں جنہوں نے نعت، منقبت اور حمد میں کوئی ایک مکمل قصیدہ نہیں لکھا سوائے ایک قصیدہ کے جو ایک بزرگ سید نہال چشتی کی مدح میں ہے۔ اگلا اسٹار پوائنٹ ہے ذوق کی مختلف مشرقی علوم و فنون مثل نجوم، حیات، طب، منطق، فلسفہ، فقہ، تصوف، تفسیر، حدیث، تاریخ اور موسیقی وغیرہ پر خاص پکڑ تھی۔ تو دوستو آج کے کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔